हम अक्सर एक्शन फिल्में देखते हैं, राइट? सिनेमा घरों में आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं और जब स्क्रीन पर हीरो दुश्मनों को ढेर कर रहा होता है तो खूब तालियां बजाते हैं। बिल्कुल, वो एक बहुत ही आम अनुभव है। हाँ, या फिर गणतंत्र दिवस की परेड ही देख लीजिए। सैनिकों को उनकी शानदार वर्दी में मार्च करते हुए देखकर एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। दूर से मतलब अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देशभक्ति का ये रूप बहुत ही सीधा, साफ और बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि उस वर्दी को पहनना या देश के लिए कुछ भी कर गुजरना दुनिया का सबसे आसान और महान काम है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन जब वास्तव में हाथों में कोई हथियार पकड़ना पड़े और सामने एक जीता जागता इंसान हो, तब दिमाग के भीतर क्या होता है? आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बेहद व्यक्तिगत नोट्स, एक संस्मरण और एक छोटी सी कविता की पड़ताल कर रहे हैं, और ये सोर्स बहुत ही खास है। जिसने उस सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बिल्कुल। तो आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ एक अधूरे सपने की दास्तान सुनना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक रस्साकशी को समझना है जो एक इंसान की करुणा और उसके कर्तव्य के बीच होती है। तो चलिए इस विचार की गहराई से पड़ताल करते हैं। और यही बात इस सोर्स को इतना असाधारण बनाती है। देखिए, आमतौर पर जब हम किसी के सेना में ना जा पाने की बात सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि ये शायद शारीरिक परीक्षा पास नहीं हो पाई होगी। हाँ, या कोई मेडिकल समस्या रही होगी, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो नोट्स हमारे सामने हैं वे किसी शारीरिक विफलता के बारे में नहीं है। ये एक इंसान के गहरे नैतिक मूल्यों, उसके दिमाग की बनावट और सैन्य प्रशिक्षण की हिंसक वास्तविकता के बीच का एक सीधा और निर्मम टकराव है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये हमें इस असहज कर देने वाले सवाल की ओर ले जाता है कि एक आदर्श सैनिक बनने की प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क को किस तरह से अपनी ही कुछ बुनियादी संवेदनाओं को दरकिनार करना पड़ता है। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि सोर्स के शुरुआत में ही लेखक एक बहुत भारी बात स्वीकार करती हैं। वे लिखती हैं कि उन्होंने हरी वर्दी पहनने का सपना पाला, उसके लिए दिन रात एक कर दिया और उनका तन पूरी तरह से तैयार था। मतलब शारीरिक रूप से वो पूरी तरह फिट थी। हाँ, मतलब दौड़ना, वजन उठाना, जो भी शारीरिक मापदंड थे वे सब पूरे थे। लेकिन फिर जिक्र आता है उस अभ्यास सत्र का, और यहीं पूरी कहानी पलट जाती है। दस्तावेज में वर्णन है कि कैसे पुतलों पर संगीन यानी राइफल के आगे लगे चाकू से बार बार प्रहार करने का अभ्यास चल रहा था, और उस दृश्य ने उनके मन को पूरी तरह से झकझोर दिया। उनका दिमाग उस हिंसक कृत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाया। देखिए, जहां हमें मनोविज्ञान और सैन्य प्रशिक्षण के विज्ञान को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। सैन्य अभ्यास में इंसान के आकार के पुतलों का इस्तेमाल सिर्फ निशाना लगाने के लिए नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। आम इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से दूसरे इंसान को चोट पहुंचाने से रोकता है। इसे हम विज्ञान की भाषा में एम्पैथी रिफ्लेक्स या मिरर न्यूरॉन्स की कार्य प्रणाली कह सकते हैं। मिरर न्यूरॉन्स मतलब जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो हमारा दिमाग भी उस दर्द का एक सूक्ष्म हिस्सा महसूस करता है। सही कहा आपने। सैन्य प्रशिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य इस प्राकृतिक झिझक को तोड़ना होता है। बार बार एक मानव आकार के पुतले पर पूरी ताकत से प्रहार करने का अभ्यास असल में दिमाग की उस वायरिंग को बदलने की कोशिश है, ताकि असली युद्ध में एम्पैथी रिफ्लेक्स हावी ना हो जाए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने समुद्र के भयानक तूफानों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा हो। बहुत सटीक उपमा है। मतलब दूर से उसे लगता है कि वो बहुत बहादुर है, तूफानी लहरों को चीरता हुआ निकल जाएगा, लेकिन जब वो वास्तव में एक डूबते जहाज के डेक पर खड़ा होता है और बर्फीला पानी चेहरे पर थपेड़े मारता है, तो वो सारी सैद्धांतिक बहादुरी अचानक कहीं गायब हो जाती है। एकदम सही। ओ, देश की रक्षा का विचार दूर से बहुत चमकीला लगता है, लेकिन जब अभ्यास के मैदान में किसी पुतले में अपनी पूरी ताकत से एक धारदार हथियार घोंपना पड़ता है, तो वो कोई अमूर्त विचार नहीं रहता। वो एक बहुत ही ठोस, हिंसक और भयानक वास्तविकता बन जाता है। और यही उनके साथ हुआ? हाँ, लेखक का शरीर तो वो काम कर रहा था, लेकिन उनका दिमाग चीख रहा था कि ये गलत है। बिल्कुल। और लेखक का मन जो चीख रहा था वो कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो इंसानियत की एक बहुत ही तीव्र और मूल आवाज थी। देखिए, जो लोग इस प्रशिक्षण में सफल होकर आगे बढ़ते हैं वे कोई मशीन नहीं बन जाते, बल्कि वे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। वे उस पुतले को इंसान के रूप में देखना बंद कर देते हैं। वो उनके लिए केवल एक लक्ष्य या खतरा बन जाता है। लेकिन लेखक का दिमाग इस प्रक्रिया में विफल रहा। हाँ, इसे डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं।
यानी मानवीय संवेदनाओं को अलग करने की प्रक्रिया। उनका अवचेतन मन उस निर्जीव पुतले में भी एक धड़कते हुए जीवन की कल्पना कर रहा था। उनका करुणा का भाव इतना गहरा था कि वो किसी भी तरह के कृत्रिम अभ्यास से मिटाया नहीं जा सका। सच में बहुत ही भावुक कर देने वाली स्थिति है ये। और यहीं से नोट्स अपने सबसे शक्तिशाली और विचलित करने वाले रूपक की तरफ मुड़ते हैं, रंगों का संघर्ष। ओ, हरा बनाम लाल रंग। बिल्कुल। लेखक ने इस पूरे मानसिक द्वंद्व को हरे और लाल रंग के युद्ध के रूप में दर्शाया है। सोर्स में एक जगह बहुत ही तीखी पंक्तियां हैं जहां लेखक सोचती हैं कि अगर हरे रंग को पहनना है तो लाल की अहमियत को भूलना होगा। और जहां दिखे दुश्मन, उनके खून से हरे रंग को रंगना होगा। ये ख्याल ही उनके लिए इतना भयानक था कि अंततः लाल रंग उनके हरे रंग के सपने पर पूरी तरह हावी हो गया। उन्होंने लिखा है, काश मैं भी लाल से ज्यादा हरे को अहमियत दे पाती। ये वाक्य बहुत कुछ कहता है। ये इस पूरे संस्मरण का मनोवैज्ञानिक केंद्र है, मैं कहूँगा। हरा रंग यहाँ सिर्फ एक कपड़े का रंग नहीं है। हाँ, वो एक प्रतीक है। बिल्कुल। ये मातृभूमि के प्रति परम कर्तव्य, सम्मान, अनुशासन और एक बड़े समूह का हिस्सा होने की भावना का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर लाल रंग हिंसा, खून, मानव जीवन और उसकी भेद्यता को दर्शाता है। विकासात्मक दृष्टिकोण से भी देखें तो लाल रंग मानव मस्तिष्क में खतरे और जीवन दोनों का संकेत देता है। लेखक के लिए परेशानी ये थी कि उनके दिमाग में ये दोनों रंग एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। मतलब उन्हें एक को चुनना ही था। हाँ, हरे रंग को अपनाने की पहली शर्त ही लाल रंग को बहाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मैं इस विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। सोर्स में जिस तरह से लेखक ने इसे पेश किया है, क्या वो पूरी तरह से निष्पक्ष है? मतलब क्या ये कहना सही है कि एक सैनिक सच में लाल रंग यानी मानव जीवन की अहमियत को भूल जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा नहीं लगता। सैनिक संवेदनहीन मशीनें तो नहीं होते ना। क्या ऐसा नहीं है कि एक सैनिक लाल रंग की अहमियत को जानता है, लेकिन वह अपने कर्तव्य यानी हरे रंग को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखना सीख जाता है? ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि लेखक को अपनी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण एक बहुत गहरा अपराध बोध हो रहा है। वे खुद हरी वर्दी नहीं पहन पाई, इसलिए शायद वे इस पूरी प्रक्रिया को इतनी कठोरता से परिभाषित कर रही हैं, जैसे कि सैनिक बनने का मतलब इंसानियत को पूरी तरह से मार देना हो। देखिए, ये एक बहुत ही पैनी और जरूरी चुनौती है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो आपका यह तर्क बिल्कुल सही दिशा में है। एक प्रशिक्षित सैनिक लाल रंग को भूलता नहीं है। बिल्कुल। इसके बजाय दिमाग कंपार्टमेंटलाइजेशन का इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे काम करता है? ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां इंसान अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं या विचारों को अलग-अलग खानों में या डिब्बों में रख देता है ताकि वे एक दूसरे से न टकराएं। एक सैनिक अपनी उस करुणा को एक अलग डिब्बे में बंद कर देता है जब वो युद्ध के मैदान में होता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, राइट? एकदम सही। हाँ, और लेखक के मामले में ये कंपार्टमेंटलाइजेशन काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जो लोग हाईली सेंसिटिव पर्सन्स होते हैं, यानी अत्यधिक संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, उनके दिमाग में भावनाओं की दीवारें बहुत पारदर्शी होती हैं। वे चीजों को अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं कर पाते। उनके लिए सब कुछ आपस में जुड़ा होता है। हाँ, उनके लिए दर्द, चाहे वो खुद का हो, किसी दुश्मन का हो या फिर एक पुतले का ही क्यों ना हो, अत्यधिक वास्तविक और भारी होता है। इसलिए लेखक जो कह रही हैं कि लाल की अहमियत को भूलना होगा, ये दरअसल सेना की असलियत नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये उस असंभव मांग का प्रतिबिंब है जो लेखक का अपना दिमाग उनसे कर रहा था। उनके लिए हरा रंग पहनने की कीमत अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेचना था, और वे इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। वो जो निराशा है वो अपनी खुद की इस कथित कमजोरी को लेकर है। ओह, वो अपराध वो दो सोर्स के हर पन्ने से रिश्तावा महसूस होता है। ये देखना बहुत ही मार्मिक है कि कोई इंसान अपने सबसे दयालु और मानवीय स्वभाव को ही अपनी सबसे बड़ी विफलता मान रहा है। सच में ऐसा लगता है जैसे लेखक खुद से कह रही है कि मुझ में ही कुछ खोट है कि मैं इंसानियत को पीछे छोड़कर कर्तव्य को नहीं चुन सकी। और ये अंतर्द्वंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में सुलझा लिया जाए। बिल्कुल नहीं।
यह उन्हें जीवन भर के लिए एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं सूझता। और इसी ठहराव या चौराहे के बिंदु से हमें नोट्स के अंतिम और शायद सबसे दार्शनिक हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां वो एक तीसरे रंग की बात करती हैं। हाँ, लाल और हरे रंग की इस असहनीय दुविधा के बाद लेखक सफेद रंग का जिक्र करती हैं। वे लिखती हैं कि ये सौभाग्य यानी एक सैनिक बनने का सौभाग्य जीवन में नहीं मिल सका क्योंकि मन इसी लाल और हरे की उलझन में फंसा रहा और अंततः जीवन के हर पल में केवल सफेद को ढूंढता रहा। सफेद यानी पूर्ण शांति, शून्यता। अब अगर इस स्थिति की कल्पना की जाए तो यह एक ऐसे यात्री की तरह है जो एक दौराहे पर खड़ा है। हाँ, एक बहुत अच्छी उपमा है। हाँ, एक रास्ता हरे रंग का है जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, गर्व और एक बड़े उद्देश्य की ओर जाता है, लेकिन उस पर चलने के लिए लाल रंग से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरा रास्ता लाल रंग का है जो विनाश, हिंसा और उस अपराध बोध की ओर जाता है जिसे वो यात्री कभी सह नहीं सकता। बिल्कुल। तो जब दोनों ही रास्ते आत्मा को छलने करने वाले हों तो इंसान क्या करता है? वो उन दोनों रास्तों पर चलने से ही इनकार कर देता है। वो एक ऐसे तीसरे रास्ते की तलाश में भटकने लगता है जो इस नक्शे पर है ही नहीं, और वो रास्ता है सफेद रंग का, मतलब बिना किसी हिंसा के शांति स्थापित करने का रास्ता। देखिए, दार्शनिक तौर पर ये चुनाव न करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव है। सफेद रंग की अनवरत तलाश ये बताती है कि हरी वर्दी न पहन पाना कोई साधारण हार नहीं थी। लोग शायद इसे कमजोरी समझ ले। हाँ, इसे अक्सर कायरता या कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये एक बेहद कड़ा वैचारिक स्टैंड है। बिल्कुल। लेखक का दिमाग किसी भी सूरत में हिंसा को सामान्य मानने के लिए राजी नहीं हुआ। वे जीवन भर इस सफेद रंग को खोजती रहीं क्योंकि वास्तविक दुनिया में और खासकर युद्ध के मैदान में खालिस सफेद रंग का कोई अस्तित्व नहीं होता। शांति अक्सर खून की कीमत पर ही आती है। बिल्कुल सही कहा। और चूंकि वे वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं थीं, इसलिए वे एक तरह के स्थायी अधूरेपन के साथ जीने को मजबूर हो गईं। और ये अधूरापन एक बहुत भारी बोझ है। दस्तावेज के अंत में जब लेखक कहती हैं कि काश मैं भी देश की सच्ची सिपाही बन पाती, तो ये केवल एक कपड़े की वर्दी की लालसा नहीं है। नहीं, वो कुछ और ही है। हाँ, ये उस शांति, उस संतुलन की लालसा है जिसे वे लाल और हरे के पार जाकर पाना चाहती थी। वे एक ऐसा सिपाही बनना चाहती थी जिसे कभी हथियार न उठाना पड़े, जिसे कभी किसी का लाल रंग न बहाना पड़े। ये एक आदर्श लेकिन असंभव दुनिया की चाहत है जिसके लिए वे ताउम्र तड़पती रहीं। और यही तड़प इस पूरी चर्चा का सार है। हमने ये देखा कि कैसे एक इंसान का शरीर तो हर परीक्षा के लिए तैयार था, लेकिन उसका अवचेतन मन मानवीय करुणा की जड़ों से इतना गहराई से जुड़ा था कि वो उसे उखाड़ नहीं पाया। हमने समझा कि कैसे रंगों का ये मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिमाग के भीतर युद्ध के मैदान से भी बड़ा युद्ध बन जाता है, जहां लाल रंग का भय और इंसानियत का एहसास हरे रंग के अनुशासित कर्तव्य पर भारी पड़ गया। बिल्कुल। और अंत में सब कुछ सिमटकर उस सफेद रंग की तलाश पर आ गया जो कभी पूरी नहीं हो सकी। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार कौंध रहा है। क्या विचार है वो? देखिए, हमारे समाज में वीरता की परिभाषा बहुत ही तयशुदा है। हम अक्सर देश के सच्चे रक्षक को केवल उसी चश्मे से देखते हैं जहां हरे रंग की वर्दी हो, हाथ में हथियार हो और दुश्मनों के लाल रंग से खेलने का अदम्य साहस हो। जो सीमा पर लड़ता है निसंदेह वह सर्वोच्च वीर है। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हमें वीरता की इस परिभाषा को थोड़ा और विस्तार नहीं देना चाहिए? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? जरा सोचिए। एक ऐसा इंसान जिसके भीतर मानव जीवन के प्रति इतनी गहरी और अटल संवेदना है कि वो अपने सबसे बड़े सबसे पोषित सपने को भी सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देता है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान पर वार नहीं कर सकता। क्या ये इंसानियत की रक्षा नहीं है? ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। क्या अपनी ही इंसानियत को मरने ना देना, इस कठोर दुनिया में अपनी संवेदनशीलता को बचाए रखना, अपने आप में एक अलग तरह की वीरता नहीं है? हम हमेशा उस बलिदान की बात करते हैं जो लाल रंग बहाने के लिए दिया जाता है, लेकिन उस बलिदान का क्या जो लाल रंग को बचाने के लिए दिया गया? सच में बहुत गहरी बात है। शायद उस हरी वर्दी को ना पहन पाना उनकी आत्मा की हार नहीं थी, बल्कि करुणा की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने उस सफेद रंग को, उस शांति को अपने भीतर जिंदा रखा। ये नजरिया तो इस पूरे सोर्स को देखने का ढंग ही बदल देता है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि मानव मन के भीतर भी लड़े जाते हैं। बिल्कुल, हमने शुरुआत में उस खास सैन्य वर्दी के बारे में बात की थी जिसके धागों में अनुशासन और स्पष्टता बुनी होती है। आज इस विश्लेषण ने ये साफ कर दिया कि कभी-कभी किसी इंसान की रूह के धागे इतने कोमल, इतने संवेदनशील और अत्यधिक करुणा से बुने होते हैं कि वे उस कठोर वर्दी के सांचे में फिट ही नहीं हो पाते। और ये कोई खामी नहीं है। एकदम नहीं। वे धागे अपनी उस कोमलता में भी बहुत अनमोल होते हैं। तो इस विचार को अपने साथ रखिए और सोचिएगा कि क्या कमजोरी समझी जाने वाली करुणा असल में इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।